Hello students, welcome to GATE Academy. Today we are going to discuss about electric flux and flux density. So what is electric flux? So electric flux is a measure of electric field lines passing through any surface. ठीक है, तो आपका जो definition होता है इसका, you can define it as electric field lines passing through any surface. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, ये आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज ए मेजर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस. ठीक है, तो इसको देखने के लिए सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस हैं. ये कुछ फील्ड लाइंस आपका है. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. क्लियर. अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज एक प्लेस होगा कहीं पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उस चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है. तो इस तरीके से कोई चार्ज प्लेस है, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस आ रही है सपोज करो कि कुछ इस तरीके से. अब ये जो फील्ड लाइंस है, सपोज करो कि इसमें मैंने कोई सरफेस रखा, मैंने ये सरफेस रखा. ठीक है, तो इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है. ठीक है, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो पूरे फील्ड लाइंस बनाया है मैंने, यहाँ पे मैंने सरफेस प्लेस किया है, तो उसमें ये जो अपवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस सरफेस से पास नहीं हो रही है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने सरफेस रखा, तो उससे ये तीन जो फील्ड लाइंस है वो पास हो रही है. ये देखो इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस रख देता हूं, इस तरीके से मान लो ये एक मैंने सरफेस रख दिया, तो इस सरफेस से सिर्फ ये फील्ड लाइंस पास हो रही है और ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास नहीं हो रही है. ठीक है, तो इसीलिए जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो कौन सा पार्ट जनरेट करेगा, तो जो पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर्टिकुलर सरफेस से पास होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा. मान लो मैं यहाँ पे कोई सरफेस ड्रॉ करता हूं इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके से सपोज करो कि इससे फील्ड लाइंस आ रही हैं. ठीक, और इस सरफेस का जो डायरेक्शन है मान लो ये इस तरफ है ds. ठीक है, अगर आप सरफेस ड्रॉ किए हो तो उसका डेफिनेटली क्या होगा, डायरेक्शन होगा. अगर कोई भी प्लेन हम लोग लेते हैं तो उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये जो सरफेस मैंने लिया है उसमें इसका इस तरीके से डायरेक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर सरफेस से जितना पास होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, डी जाई इक्वल टू ई डॉट ds. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतने पोर्शन से ही पास, अभी हम लोगों ने क्या लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर इस सरफेस से पास हो रहा है और इस सरफेस का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर ये है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, सपोज करो थीटा, तो वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पूरे इस सरफेस से पास हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपको पूरे सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है तो दैट गिव्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी जाई को. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds ओवर द सरफेस. ठीक है, तो दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज मेजर्ड इन वेबर. तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो एक डिफरेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो उस डिफरेंशियल सरफेस से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो दैट इज ई डॉट ds. ठीक है, वो डिफरेंशियल सरफेस से था,
लेकिन हमको तो पूरे सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती दिख रही है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट कर लोगे ओवर द सरफेस। जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस होता है तो हम उसमें एक स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको ओवर द सरफेस इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आपको सरफेस की जो लिमिट्स हैं अगर आपको दी हुई है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर उस सरफेस का कंप्लीट एरिया आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उस एरिया से मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्टली टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो, अगर आपको उस सरफेस का एरिया पता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखते हैं 3 डिफरेंट केस में, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं इसको और देखना चाहूं तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब आपने जो सरफेस को प्लेस किया है वो इस तरीके से मान लो प्लेस किया है। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे तो इस तरीके से हमने एक सरफेस को प्लेस किया है। ठीक है, तो ये देखो ये इस तरीके से सरफेस को प्लेस किया है, तो इसमें क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस, तीनों की तीनों फील्ड लाइंस जो है वो इससे टोटली पास हो रही है। ठीक है, तो अगर वो टोटली पास हो रही है तो इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस का, ठीक है, वो सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर मान लो मैं ये डिफरेंशियल सरफेस यहां पे सेलेक्ट करता हूं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ds। ठीक है, तो E और ds के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो अगर मुझे d xi निकालना है तो d xi क्या होगा, E डॉट ds। ठीक है, और यहां पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये आपका दोनों के बीच, दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो E ds cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0, तो cos 0, तो ये कितना हो गया, E ds। d xi अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा ओवर द सरफेस तो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E ds, दैट इज नथिंग बट E इंटीग्रेशन ds, और यू कैन से xi इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस करना है सिंपली, तो मतलब इस सरफेस का एरिया आपको निकालना है। तो अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, सर्कुलर है तो आप उसका 4πr² करके एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप होगा तो उस तरीके से निकाल सकते हैं 4πr² करके। तो इस तरीके से आपका टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक, अब सपोज करो कि इसी तरीके से हमारे पास फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब आपने सरफेस को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने सरफेस को इस तरीके से प्लेस किया, ये आपका सरफेस है। ठीक है, अब फील्ड लाइंस भी ऐसे ही है, और ये जो थिकनेस है ये बहुत ही स्मॉल है ना, ये आपको दिख रहा होगा इस शीट में कि ये बहुत ज्यादा थिकनेस है, तो इसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये आपका जो सरफेस है इसका थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। ठीक, तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन ऐसा पास नहीं होगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसा जा रही है, कुछ यहां से जा रही है। ठीक है, तो मतलब इस शीट से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब फ्लक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, सरफेस से पास होना चाहिए, तब वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट यहाँ पे अगर मैं सरफेस इस तरीके से प्लेस कर दूं तो फील्ड लाइंस इसके ऊपर से और यहां से नीचे से पास हो रही है, बट इस शीट में से कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब इसको मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो अगर मैं इसका सरफेस सेलेक्ट करता हूं डिफरेंशियल सरफेस, तो ये इसका डिफरेंशियल सरफेस होगा इस तरीके से। ठीक, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक, तो यहां पे ये ds हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर आप अब यहाँ पे d xi निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds, और इसको अगर आप E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसको इंटीग्रेट भी करेंगे तो 0 ही आएगा ना ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया, टोटल फ्लक्स इसमें से कितना पास हो रहा है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सरफेस हमने ऐसा रखा है तो फील्ड लाइन पास नहीं होगी, फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो फ्लक्स क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, जो कि हमको मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखता हूं इस तरीके से तो इसमें क्या होती है, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो जनरेट होता है।
अब अगर आप थर्ड केस देखोगे, जो हम लोगों ने एक्चुअली देखा हुआ है कि अगर मान लो आपने सरफेस को इस तरीके से समवेयर इस तरीके से टिल्टेड फॉर्म में अगर प्लेस किया है, ठीक है, इस तरीके से टिल्टेड फॉर्म में प्लेस किया है, तो इसका जो डिफरेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें से कितना पास हो रहा है, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड लाइन है ना पूरी, तो ये फील्ड लाइन से पूरी इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें से इतने पोर्शन में से फील्ड लाइन पास हो रहा है, ठीक। अब अगर इसी सरफेस को इस तरीके से ना रख के जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास हो रही है, जब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूं तो ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन पास नहीं हो पा रही है। अब इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, तो हमको टोटल फ्लक्स कितना मिल जाएगा, यहाँ पे डी जाई ई डॉट डी एस से पहले आपको इतने सरफेस में से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे ई डी एस cos theta, so that is nothing but E cos theta integration over ds, or we can also write it as E cos theta into area, ठीक है। तो ये आपका थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है इस केस में, तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट करेगा, और जब थीटा 0 तब होगा जब डिफरेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तब थीटा 90 डिग्री होगा और फ्लक्स 0 होगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 डिफरेंट केस है, कब आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, कब आपको 0 मिलेगा और कब इन दोनों के बीच में मिलेगा, ये 3 डिफरेंट केस है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, डी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है, वेयर दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and epsilon is permittivity of the medium, ठीक है, which is equal to epsilon naught epsilon r, ठीक, this is epsilon. So we have electric flux density D and it is defined as epsilon naught E, और जहां पे E आपका होता है epsilon naught epsilon r, और ये आपका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और epsilon naught फ्री स्पेस, यानी इसकी वैल्यू 8 पॉइंट, इसके लिए फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, तो ये वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को और क्या बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल डी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसी में अगर हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमको आइडिया हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन ई, ठीक है, वेयर दिस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर which is permittivity of the medium, and E is electric field intensity, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D दैट इज एप्सिलॉन E होता है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटी है इसका एक और नेम है दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर,
क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड इसका जो यूनिट होता है दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ओनली डेफिनेशन D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एज सच इन दिस कोर्स। सो नेक्स्ट है, अब हम लोग फ्लक्स की अगर बात किए हैं तो देखते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सरफेस का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि फ्लक्स जो होता है xi इक्वल टू E डॉट ds होता है इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, ठीक है। तो डॉट ds मतलब ds जो होता है वो डिफरेंशियल सरफेस है, और डिफरेंशियल सरफेस का जो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उसका जो डायरेक्शन लेना है वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमको उसका डायरेक्शन लेना है। तो जैसे कि अगर मैं एक ओपन सरफेस की बात करता हूं, किस टाइप के सरफेस जो है वो यूजुअली हमको इस कोर्स में मिलते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो वो अगर हम लोग बोलते हैं कि एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस इन द सेंस दैट कि अगर आपके पास इस तरीके से सिंपल एक प्लेन है, एक सरफेस, ठीक, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, मतलब ये जो प्लेन है इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो अगर आप सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में कर रहे हो, अगर मान लो कि इस तरीके से सर्कुलेशन कर रहे हो आप लूप में जो मूव कर रहे हो सरफेस में, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये इस तरीके से जाएगा, तो थंब कहां पॉइंट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा राइट हैंड रूल में। तो अगर आप इस तरीके से इस लूप को एनक्लोज करते हो तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो इन दिस केस आपके पास जो डिफरेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसी ओपन सरफेस में अगर इसका जो सर्कुलेशन है अलोंग दिस सरफेस, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरीके से एनसर्कल कर रहे हैं, तो जब इस तरीके से आप एनसर्कल करोगे ऑब्वियसली अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये थंब जो है वो उस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा जब आपका सर्कुलेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और उस केस में जो डिफरेंशियल सरफेस है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। क्लियर? तो आपके पास ओपन सरफेस में दो केस हो सकते हैं, अगर आपका सरफेस इस तरीके से प्लेस्ड है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये ओपन सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जो सरफेस, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्यूब है, क्यूब के फॉर्म में, ठीक, जैसे ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से है तो आपको पता है कि किसी भी क्यूब का कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। अब इस 6 सरफेस के जो डायरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओपन नहीं है, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इस अपवर्ड सरफेस की बात करूंगा तो इस अपवर्ड सरफेस मतलब ये क्यूब का अपवर्ड सरफेस है, तो अपवर्ड सरफेस है और इनसाइड ये क्लोज्ड है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आपका सरफेस इस तरीके से साइड वाला सरफेस है तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, तो अवे फ्रॉम द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में, जहां पे ओपन होता है, ठीक है। तो ये ओपन इस तरफ है तो इस तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड तो जा नहीं सकता बिकॉज ये क्लोज सरफेस है, ठीक, तो ये आ गया ds। क्लियर? नेक्स्ट, इसके ऑपोजिट अगर देखते हैं तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल सरफेस होगा। अब इस डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर आपका सरफेस इस तरीके से प्लेस्ड है तो यहां पे आपका ओपन एरिया कौन सा, इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपवर्ड सरफेस था, मतलब टॉप सरफेस था, अब ये बॉटम सरफेस है। अब ये बॉटम सरफेस अगर आप लोगे इस तरफ तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, इस तरफ, ओपन एरिया नीचे है, डाउनवर्ड है, तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड ds का डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो कि ये फ्रंट फेस, मैं ये वाला फ्रंट वाला फेस लेता हूं जो आउटसाइड है इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली आउटसाइड द बोर्ड होगा, ठीक है। अगर आप ये फ्रंट फेस लेते हो तो इसका आउटसाइड द बोर्ड डायरेक्शन पॉइंट करेगा, और वैसे ही अगर आप बॉटम सरफेस लेते, बैक सरफेस लेते हो बैकवर्ड,
तो ये इनसाइड द बोर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 सरफेस होंगे और इनके डायरेक्शंस होंगे। क्लियर है? अगर मान लो आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस मतलब ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई सरफेस है तो इसके क्या क्या डायरेक्शंस होंगे, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एक बार आपके पास अगर एक बॉटल है तो इस बॉटल का टॉप सरफेस, ठीक है, तो इस बॉटल का टॉप सरफेस तो ये आ जाएगा आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का टॉप सरफेस। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डीएस, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद ये बॉटम सरफेस क्लोज ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अब आते हैं कर्व पोर्शन में, तो कर्व पोर्शन में इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप कर्व यहां पे सेलेक्ट करते हो, डिफरेंशियल सरफेस यहां पे सेलेक्ट करते हो, तो इस केस में इसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द सरफेस, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कर्व सरफेस को यहां कहीं पे सेलेक्ट करते हो तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो कर्व सरफेस के केस में जो डायरेक्शन है सरफेस का वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से पोर्शन पे सरफेस को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कर्व पोर्शन के लिए आपका जो सरफेस का डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द सरफेस जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बॉटल है, ठीक है, तो ये बॉटल एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसका टॉप सरफेस है, ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, ये टॉप सरफेस होगा, इसका डायरेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस, तो इससे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस केस में फिर बॉटम में आते हैं, तो बॉटम ये वाला पोर्शन है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। अब इस कर्व पोर्शन की बात मैं करता हूं, तो इस कर्व पोर्शन में मैंने बोला कि अगर मान लो डायरेक्शन डायमेंशन में यहां पे सेलेक्ट कर लिया, मान लो यहां पे डिफरेंशियल सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर आपने यहां पे सेलेक्ट किया है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है, अगर मान लो आपने यहां पे सेलेक्ट किया है साइड में, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस तरफ सेलेक्ट किया है तो वो इस तरफ आ जाएगा, अगर आपने डायगनली सेलेक्ट किया है तो डायगनली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बोला कि ये अगर होगा तो इस तरफ आएगा, अगर आपने साइड में लिया है तो उस तरफ आएगा, अगर आपने इस तरफ लिया है तो साइड में तो ये इस तरफ आ जाएगा। अगर आप बॉटम बैक साइड पे लिए हो, यहां पे बैक साइड पे लिए हो, तो इसका डिफरेंशियल सरफेस इनसाइड द बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें इसका यूज कर सकते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट है, सपोज करो स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सिमेट्री आपको मिल रहा है। तो इस केस में हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा, तो अब एक बॉल को आप कंसीडर कर लो। ठीक है, एक बॉल है, अगर मैं इस बॉल का टॉप सरफेस यहां पे लेता हूं, मान लो यहां पे कहीं पे लिया, ठीक है, तो ये सेंटर है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, डीएस। ठीक है, अवे फ्रॉम द सरफेस, एक्चुअली ये इस तरीके से है। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो अगर मैं इसे टॉप पे लेता हूं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे साइड में लेता हूं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से डायगनली सेलेक्ट करता हूं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन जो है अगेन वो कर्व पोर्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर आपके पास एक बॉल है इस तरीके से, तो अगर आप इस तरफ फ्रंट सरफेस सेलेक्ट किया हो तो आउटसाइड द सरफेस इस तरफ आप ही की तरफ आएगा, अगर मैं साइड में सेलेक्ट किया हूं उस बॉल के तो डिफरेंशियल सरफेस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस साइड पे सेलेक्ट किया हूं बॉल के तो वो
डिफरेंशियल सरफेस इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी पोर्शन मैं सेलेक्ट करूंगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। जैसे जैसे इसका सरफेस चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से देखेंगे मूविंग एक्चुअली अपवर्ड लेंगे, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा ds अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो आप डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द योर कन्वीनियंस और उसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन को कंसिडर करोगे अगर आपके पास कर्व पोर्शन है। ठीक है, और इस तरीके से अगर फ्लैट सरफेस है तो वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करेंगे और इसका यूज हम लोग करने वाले हैं गॉस लॉ में।